जय हिंद, गुड आफ्टरनून एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टैप। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों की तैयारी ईपीएफओ, ईओ, एओ और एपीएफसी के लिए बढ़िया चल रही होगी एंड आप लोग बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस जो हैं वो रेगुलरली लगा रहे होंगे। चलिए, बहुत बहुत गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। चलिए, सो वी आर गुड टू गो। बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं हमारे साथ एंड आई होप आवाज भी जो है वो आप लोगों तक पहुंच रही है। बोथ ऑडियो एंड द वीडियो आर क्लियर। ऑडियो वीडियो में कोई इशू नहीं है। चलिए, बढ़िया, ठीक है। तो देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं आज से हम 12 बजे वाला जो स्लॉट है उसमें इंडियन इकोनॉमी की डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा नाम है पीयूष एंड मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा तकरीबन 18 से 20 लेक्चर्स के लिए। इंडियन इकोनॉमी के सभी कॉन्सेप्ट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूं। कुछ चीजें हैं इकोनॉमिक्स को लेके जो बच्चों के मन में होती हैं, एस्पिरेंट्स के मन में होती हैं, चाहे वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर चाहे वो ईपीएफओ, एपीएफसी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स एक आसान सब्जेक्ट है, बिल्कुल भी टफ नहीं है इकोनॉमिक्स। आप जो है इस मिसकंसेप्शन को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि इकोनॉमिक्स को कॉन्कर करना जो है पॉसिबल नहीं है। इकोनॉमिक्स को बिल्कुल समझना आसान है, समझा जा सकता है। सिर्फ थोड़ी सी आपकी ईमानदारी और आपकी मेहनत जो है इसमें चाहिए हमें। ठीक है, हाँ बिल्कुल, थिंग्स जो हैं एवरीथिंग कैन बी क्लियर, बिल्कुल क्लियर किया जा सकता है चीजों को। ठीक है, एंड हम क्या करेंगे सेशंस में कि बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूं इस चीज को बहुत अच्छे से कि बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं उनका हो सकता है साइंस का बैकग्राउंड हो, उनका हो सकता है मेडिकल का बैकग्राउंड हो, उनका हो सकता है नॉन मेडिकल का बैकग्राउंड हो, इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड रहता है बच्चों का। जरूरी नहीं है कि उन्होंने बीकॉम एमकॉम कर रखी हो या +1 +2 में जो है कॉमर्स वाले सब्जेक्ट्स ले रखे हों। तो इसीलिए हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम बिल्कुल जो है बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम बिल्कुल ही, आप कह लीजिए कि जो फाउंडेशन है आपकी उसको बिल्ड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम आपको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। तो हम क्या करने वाले हैं कि हम बेसिक्स को स्टार्ट करने के लिए मैं बिल्कुल हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक टॉपिक को मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा। अब उसमें जो एडवांस लेवल के बच्चे हैं जिन्होंने शायद इकोनॉमिक्स कर रखी है अपनी ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, उन लोगों को चीजें उनके लिए रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, और जो लोग नए हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए उनके लिए बेस बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों से मैं थोड़ी कोऑपरेशन एक्सपेक्ट करूंगा एंड बाकी चीजें तो जो है गारंटीड है मेरी तरफ से कि वो सब मैं जो है बिल्कुल आपको स्मूथली समझा दूंगा। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं आज फर्स्ट क्लास है, नहीं आज सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास जो है वो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप उसको जो है देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल जीरो से हीरो बना देंगे तुम्हें, अर्थशास्त्री बना देंगे पूरा। ठीक है, पेपर की जितनी नीड है उतना हम उससे ज्यादा ही कवर करेंगे, उससे कम नहीं कवर करेंगे। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन। ये हमने जो है पहले पहले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो इसको मैं यहां पे रिपीट नहीं कर रहा। ये आप जिन लोग बच्चों ने पहला लेक्चर अटेंड किया था मेरे साथ यूट्यूब पे लाइव, उन लोगों ने इस चीज को देख लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है उन लोगों के लिए गारंटीड है कि आप लोग एक बार जो है उस लेक्चर को देख लीजिएगा, इस लेक्चर को लगाने के बाद देख लीजिएगा, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि इकोनॉमिक्स जो है उसमें हम बेसिकली देखते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका थोड़ा सा अभाव है। अभाव है इसलिए कह सकते हैं क्योंकि भाई जो इंसान की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो भी बढ़ती जा रही है, उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इंसान की जरूरतें भी बढ़ती जा रही हैं। राइट, तो इसके चक्कर में हम देखते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं जो चाहिए हमें टू फुलफिल ऑल द ह्यूमन नीड्स, टू फुलफिल ऑल द नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन, वो कहीं ना कहीं उन संसाधनों से पूरी करना थोड़ा सा चैलेंजिंग, थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। क्योंकि वो चीजें चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं, इसीलिए आपका जो सब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स, उसकी रेलेवेंस बढ़ जाती है। उसकी रेलेवेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अब आपको इन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके इस तरीके से प्रोडक्शन करना है सामान का, इस तरीके से उत्पादन करना है कि आप सभी इंसान की जरूरतों को पूरा कर पाए। जितना ज्यादा आप बेहतर तरीके से, द बेटर, द मोर एफिशिएंटली यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस थिंग्स यूजिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज, उतना ज्यादा आप ह्यूमन बींग्स की वांट्स और नीड्स को फुलफिल करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे।
ठीक है, तो वहीं पे इकोनॉमिक्स जो है वो हमारी मदद करता है, वो हमारी हेल्प करता है कि हम इन लिमिटेड रिसोर्सेज को, जो ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इनका बेस्ट यूज करें, बेस्ट पॉसिबल यूज करें टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। बेस्ट पॉसिबल या साथ में एक वर्ड यूज कर सकते हैं मोस्ट एफिशिएंट, कि मोस्ट एफिशिएंट यूज करके हम उत्पादन करें, गुड्स को प्रोड्यूस करें, सर्विसेज को प्रोड्यूस करें, और साथ ही साथ ये सुनिश्चित करें कि जो पॉपुलेशन की नीड्स हैं वो पूरी हो पाए। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था कि इसीलिए हम बोल रहे हैं इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ टू यूज द स्कैर्स रिसोर्सेज, कैसे इन स्कैर्स रिसोर्सेज को यूज करके हम वैल्यूएबल कमोडिटीज को प्रोड्यूस करें और उनको डिस्ट्रीब्यूट करें लोगों के बीच में। ठीक है जी, साथ साथ इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स, firms, government and other organizations within our society make choices and how these choices determine society's use of its resources। ये जो पॉइंट है इसको मैं डिटेल में अभी डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अभी इसको इस पॉइंट को मैं और डिटेल में बिल्ड करूंगा, इसके ऊपर थोड़ा सा वेट करो तुम, इसके ऊपर वेट करो, क्योंकि इस कंसेप्ट को पूरा समझना पड़ेगा कि कैसे इंडिविजुअल, फर्म, सरकारें और बाकी संस्थाएं वो कैसे जो है हमारे लिए सुनिश्चित करती हैं कि वो इकोनॉमिक्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमने पिछले लेक्चर में ये सारे एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए थे, तो मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूं, ये आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला एग्जांपल। भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला एग्जांपल सिंपल सा था, मैं फटाफट एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे जो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी उसका सिंपल अर्थ ये था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि फॉर एग्जांपल मान लो इस वक्त तुम्हारे पास एक जॉब ऑफर था। ठीक है, जॉब ऑफर में मान लो तुमने एक एक कॉलेज से बीटेक किया और उसके बाद शायद तुमने एमबीए कर लिया, उसके बाद आपके पास एक ऑफर था एचआर एग्जीक्यूटिव का, किसी एक कंपनी के अंदर जॉब तुम्हें मिल गई, कि एक एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज एग्जीक्यूटिव की जॉब तुम्हें मिल गई। अब उस जॉब के लिए तुम्हें वो ऑफर कर रहे थे कि तुम्हें जो है वो साल की तनख्वाह देंगे 10 लाख रुपए, 10 लाख सालाना तुम्हें तनख्वाह देंगे, 10 लाख रुपीस पर एनम। लेकिन तुमने क्या चूज किया कि यार ये जो है ना जॉब मुझे नहीं करनी, मैं इस जॉब अपॉर्चुनिटी को छोड़ देता हूं, मुझे जो है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के एग्जाम की तैयारी करनी है जो यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है। अब तुमने क्या किया, तुमने जो है ये जॉब ऑफर रिजेक्ट कर दिया और 1 साल तुम्हें लगा, 1 साल के अंदर मान लो फॉर एग्जाम्पल प्रक्रिया जो है वो पूरी हो गई। ठीक है, एंड 1 साल के बाद तुम्हारी जॉब जो है वो लग गई एज असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। लेकिन 1 साल तक तुमने ये अपॉर्चुनिटी को लूज किया, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो तुम्हारी आ गई 10 लाख रुपए, कि 1 साल लगा तुम्हारा तैयारी करने में, और इसकी वजह से जो है उस 10 लाख वाली अपॉर्चुनिटी को, इस अवसर को तुम्हें छोड़ना पड़ा। कौन सा अवसर? जो तुम्हें यहां पे एक नौकरी मिल रही थी एचआर एग्जीक्यूटिव की किसी एक कंपनी में। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो एक एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर को तुमने जाने दिया, और उस अवसर को तुमने जाने दिया क्योंकि तुम किसी और अवसर को जो है उठाना चाहते थे या किसी और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते थे, और उसके चलते अगर कोई तुमने कॉस्ट बियर करी तो उसको हम बोल रहे हैं सिंपल भाषा में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, आई होप ये चीज जो है समझ में आ गई कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या यहां पे अर्थ है। ठीक है, इसको एक बार वापस से तुम उसमें भी देख सकते हो। हाँ, वी विल स्टडी अबाउट जीडीपी ऑल्सो, डोंट वरी, बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल जो है हमने डिस्कस कर लिए हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो एक चीज और यहाँ पे थोड़ा बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स ये दो टर्म्स ऐसी हैं जिसको वैसे तो हम ना पर्यायवाची की तरह यूज कर लेते हैं, इसको हम सिनोनिम्स की तरह यूज कर लेते हैं कि यार मतलब मोटा मोटा मतलब एक ही होता है। लेकिन अगर टेक्निकली बात की जाए, अगर थोड़ी समझदारी के साथ देखा जाए, तो इनके अंदर या इन दोनों के बीच में अंतर होता है। इनके बीच में अंतर क्या होता है कि हम इकोनॉमिक्स जो है और इकोनॉमी, दो अलग अलग बातों को समझना यहां पे जरूरी है। अब यहां पे इकोनॉमिक्स की जब बात होती है, दिस बेसिकली इज द एकेडमिक सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है जो हम बोल रहे हैं थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से बात करता है, जो थ्योरी की बात करता है, थ्योरी या फिर थ्योरी के बेस पे जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनकी बात करता है। कौन सा? जो शब्द है इकोनॉमिक्स। जब इसी थ्योरी को आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में उतार देते हैं, जब इसको आप जमीन पे उतार के प्रैक्टिकली इसको जो है इसकी आप प्रैक्टिकल
एप्लीकेशन करनी स्टार्ट करते हैं, उस चीज को हम बोलना शुरू करते हैं इकोनॉमिक इकोनॉमी। और इस थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को आपने उतार दिया अब किसी एक कॉन्टेक्स्ट में। किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में? एक संदर्भ हो सकता है कि आप एक किसी पर्टिकुलर टेरिटरी की बात कर रहे हो कि भाई ये कॉन्सेप्ट जो है इस टेरिटरी में कैसे है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझो, यहां पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो कि हम इनकम की बात कर रहे हैं, या फिर मान लो हम एक और कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी में पॉवर्टी, गरीबी, इसकी बात कर रहे हैं, या फिर मान लो रोजगार, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये सारे क्या हैं? थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर पार्ट हैं। अब ये जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर पार्ट हैं, इसकी जब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर टेरिटोरियल कॉन्टेक्स्ट में, टेरिटरी से हमारा मतलब ये है कि हो सकता है कि मैं वहां पे किसी स्टेट की टेरिटरी की बात कर रहा हूं। स्टेट की टेरिटरी कैसे हो सकती है? जैसे मान लो पंजाब हो सकता है कि पंजाब की टेरिटरी, पंजाब की जमीन, या फिर हो सकता है हिमाचल प्रदेश, या फिर हो सकता है मान लो हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं, या फिर मान लो मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, या हो सकता है मैं किसी कंट्री की बात कर रहा हूं, मैं किसी देश की बात भी कर सकता हूं। मैं किसी देश की बात कैसे कर सकता हूं? हो सकता है मैं अपने खुद के हमारे भारत की बात कर रहा हूं, इंडिया की बात कर रहा हूं, या फिर मान लो अमेरिका की बात कर रहा हूं, यूएसए की बात कर रहा हूं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं? इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन उतार रहा हूं प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में, एक किसी टेरिटरी के कॉन्टेक्स्ट में, और मैं देख रहा हूं कि यार पंजाब की अर्थव्यवस्था, पंजाब की इकोनॉमी वो कैसा कर रही है परफॉर्म, या फिर मैं देख रहा हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमी जो है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। लेकिन कॉन्सेप्ट मेरे कौन से हैं? कॉन्सेप्ट भाई मेरे सारे इकोनॉमिक्स के ही लग रहे हैं जो सब्जेक्ट है। समझ रहे हो? इतनी बात समझ में आ रही है कि उस कंटेक्स्ट, उस कॉन्सेप्ट को मैं एक कंटेक्स्ट में उतार रहा हूं, उस थ्योरी को मैं एक प्रैक्टिकल चीज में उतार रहा हूं, उसको मैं जमीन पे उतार के देख रहा हूं कि यार ये, चलो ठीक है किताब में ये थ्योरी दे रखी है कि ऐसे बेरोजगारी का जो, बेरोजगारी की जो चुनौती है उससे हम ऐसे पार पा सकते हैं, है ना। दिस इज हाउ वी कैन गेट रेड ऑफ द इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन अब मैं उसको देखूंगा कि अच्छा हरियाणा में कितनी बेरोजगारी है, हिमाचल में कितनी बेरोजगारी है, पंजाब में कितनी बेरोजगारी है, या फिर भारत में क्या बेरोजगारी है, उस हिसाब से मैं देखूंगा। तो मैं एक कंसेप्ट को उतार रहा हूं प्रैक्टिकल में, एक कंटेक्स्ट के अंदर, और यहां मैं बात करूंगा कि अच्छा अब ये हो सकता है कि इंडिया की इकोनॉमी हो, जिसको मैं बोल दूंगा इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था। किसकी अर्थव्यवस्था? भारत की अर्थव्यवस्था। या फिर मैं बोल सकता हूं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था, यूएसए की इकोनॉमी, इकोनॉमी ऑफ यूएसए, या फिर अमेरिका की अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहां पे कि एक कॉन्सेप्ट, एक थ्योरी की एप्लीकेशन हो रही है किसमें? प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में, एक टेरिटोरियल कॉन्टेक्स्ट में। ये अंतर रहेगा इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बीच में। ठीक है, आई होप इतनी चीज जो है तुम लोगों को समझ में आ गई होगी कि हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी की और इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स हम बोल रहे हैं डिसीजन मेकिंग से इन्वॉल्व है, कहां पे? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के लेवल पे, थ्योरी के कॉन्सेप्ट पे। साथ ही साथ ये बिहेवियर स्टडी कर रही है किस किस का? जो भी लोग जो हैं आर्थिक रूप से कोई भी डिसीजन जो है वो ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, केमिस्ट्री लेवल बोल रहे हैं, मींस इकोनॉमी इज इकोनॉमिक्स एट प्ले। बिल्कुल इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमी और इकोनॉमी इज इकोनॉमिक्स एट प्ले। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है? डिसीजन मेकिंग है थ्योरी के बेसिस पे, साथ ही साथ बिहेवियर स्टडी कर रही है। कई अलग अलग, किस किस का बिहेवियर स्टडी कर रही है? इट इज ट्राइंग टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द इकोनॉमी ऑफ दैट टेरिटरी और दैट कंट्री। ठीक है, जैसे हो सकता है कि मान लो तुम एक इंडिविजुअल हो, या फिर एक हाउस होल्ड हो, है ना, या फिर सरकार हो, गवर्नमेंट हो, या फिर वहां पे बिजनेस हो कि बिजनेसमैन हो या बिजनेस वुमन हो, वो सब जो है क्या कर रहे हैं वहां पे, उनके बिहेवियर को हम स्टडी कर रहे हैं। लेकिन ये सारा चल रहा है थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में। इकोनॉमी में हम बोल रहे हैं कि अब एक डिफाइंड टेरिटरी है, उस टेरिटरी के अंदर अब हम अप्लाई कर रहे हैं इस थ्योरी को, और हम देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसकी किस तरीके से हो रही है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से अब हमारा कंटेक्स्ट है। देन इसके साथ साथ इकोनॉमिक अफेयर्स अब जो है निकल के आ रहे हैं। इकोनॉमिक अफेयर्स का मतलब ये हो गया कि उस अर्थव्यवस्था के अंदर जो है
अलग अलग चीजें कैसे परफॉर्म कर रही हैं, जैसे कि पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, इनकम की ग्रोथ, जीडीपी की ग्रोथ, कितना आर्थिक विकास हो रहा है, कितनी जो है वहां पे हम प्रगति कर पा रहे हैं, वो सारा कुछ हम इकोनॉमिक अफेयर्स बोल रहे हैं। किसके? हो सकता है किसी स्टेट के या फिर एक हमारे देश के, जैसे इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली यू कैन से द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। यस, बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में भी कॉल्ड इकोनॉमी। डेफिनेटली जैटिट्यूड करके एक बच्चा है, उसने बिल्कुल सही बोला है। ठीक है, अब देखो इसके साथ साथ फर्दर कैटेगरीज हैं जो तुम्हें समझनी पड़ेंगी कि क्या हमारे लिए जो कैटेगरीज हैं इकोनॉमिक्स की वो जानना जरूरी है। भाई बिल्कुल जानना जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना भी जरूरी है और एक एस्पिरेंट के तरीके से जानना भी जरूरी है, क्योंकि ये जानना पड़ेगा कि तुम्हें मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत है पेपर क्लियर करने के लिए या माइक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत है। तो देखो पहली बात तो इनके बीच में अंतर क्या होता है उसको जान लेते हैं, और उसके बाद फिर जान लेंगे कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, परीक्षा के हिसाब से कौन सी चीज जो है हमारे लिए जरूरी है पढ़नी। तो देखो पहली चीज तो ये दो शब्द जो है ना, ये अपने आप को खुद डिफाइन कर रहे हैं। कैसे डिफाइन कर रहे हैं? जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं माइक्रो, तो इसका अपने आप में ही वर्ड होता है, इसका अपने आप में मतलब होता है एट अ वेरी स्मॉल लेवल, एक छोटे लेवल पे ये बात कर रहे हैं। छोटे लेवल पे कैसे बात कर सकता है? हो सकता है मान लो एक किसी इंडिविजुअल पर्सन या एंटिटी के लेवल पे बात करें कि इट कैन बी एन इंडिविजुअल पर्सन, कि एक व्यक्ति के हम लेवल पे बात कर रहे हैं, और इट कैन बी एन इंडिविजुअल एंटिटी। एंटिटी का मतलब हो सकता है कि कोई एक इंडिविजुअल, मान लो कंपनी है, कि कोई इंडिविजुअल फर्म है या कोई इंडिविजुअल कंपनी है। इस लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं इसके बिहेवियर को, इसकी परफॉर्मेंस को, कि भाई कैसे ये काम कर रहा है, क्या कितने प्रॉफिट्स कमा पा रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्या कुछ उत्पादन कर रहा है, उसमें कितना जो है पैसा कमा पा रहा है, वो सारा कुछ हम लेवल किसके लेवल पे स्टडी कर रहे हैं? एक इंडिविजुअल एंटिटी। अब वो इंडिविजुअल जो है वो व्यक्ति भी हो सकता है, वो इंडिविजुअल कंपनी या इंडिविजुअल फर्म भी हो सकती है। उसको हम डिफाइन करते हैं किस वर्ड से? माइक्रो वर्ड से, साथ में लग जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन कंसर्न है वो है कि ये जो इंडिविजुअल एंटिटी है इसके एक तो बिहेवियर को स्टडी करना और साथ साथ इसके प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना, इसके प्रॉफिट को मैक्सिमम लेवल तक लेके जाना, या फिर कह लो इसके सिर्फ हितों के बारे में सोचना, इसके जो इंटरेस्ट है ना, इसके जो हित हैं, इसके हित के बारे में सोचना, वो कंसर्न रहेगा किसका? वो कंसर्न रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे राज्य में क्या चल रहा है, तुम्हारे देश में क्या चल रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को फर्क पड़ता है कि एक इंडिविजुअल जो है उससे हमारा मतलब है, उससे हमारी कंसर्न है, उसके हितों की रक्षा, उसके हितों की आगे बेहतरी, या फिर उसके प्रॉफिट्स की मैक्सिमाइजेशन, वो सारा कुछ हमारा कंसर्न रहेगा। किसमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इसका स्कोप क्या है? इसका स्कोप है बहुत ज्यादा नैरो। ये समझ पा रहे हो? इसका स्कोप है नैरो, काफी लिमिटेड स्कोप है, बड़ा स्कोप नहीं है, इसका स्कोप रहेगा नैरो। ठीक है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दैट विल बी द कंसर्न ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बिल्कुल लेमन टर्म्स में समझा रहा हूं। अब देखो इसी को कंट्रास्ट करो, नाउ वी विल टॉक अबाउट मैक्रो। अब इसी को एक मिनट के लिए कंट्रास्ट करके देखो इस वर्ड से जिसको हम बोल रहे हैं मैक्रो, और आगे लग रहा है इकोनॉमिक्स। तो ये जो वर्ड है अपने आप में मैक्रो, इसका सिंपल अंग्रेजी में शब्द का अर्थ होता है ब्रॉड या फिर लार्जर। अब ये ब्रॉड या फिर लार्जर का यहां पे हमारे लिए समझना ये जरूरी है कि इसका मतलब होगा कि हम अब जो है ना इंडिविजुअल के लेवल पे नहीं देख रहे, अब हम इंडिविजुअल एंटिटी, इंडिविजुअल फर्म या फिर इंडिविजुअल पर्सन के लेवल पे नहीं देख रहे, अब हम देख रहे हैं बड़े लेवल पे, लार्ज लेवल पे। अब हो सकता है हम बात कर रहे हो किसी एक राज्य की, हम बात कर रहे हो एक किसी पर्टिकुलर स्टेट की, या हो सकता है मान लो हम बात कर रहे हो किसी एक देश की, किसी एक कंट्री की। अब हमें इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि एक इंडिविजुअल फर्म, जैसे मान लो अदानी या अंबानी, या मान लो टाटा या बिरला या कोई भी और कंपनी है,
वो कैसे परफॉर्म कर रही है उसमें अब हमारा इंटरेस्ट उतना नहीं है। अब हमारा इंटरेस्ट है कि पूरी देश की अर्थव्यवस्था जो है ना वो कैसे परफॉर्म कर रही है, राज्य की अर्थव्यवस्था कैसे परफॉर्म कर रही है। कि हो सकता है मान लो तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ तमिलनाडु, और मे बी दी इकोनॉमी ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, इस तरीके से। या फिर हो सकता है यूपी की अर्थव्यवस्था, या बिहार की अर्थव्यवस्था, या फिर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की अर्थव्यवस्था, या पूरे एक बड़े लेवल पे, और बड़े लेवल पे चले जाओ तो भारत की अर्थव्यवस्था। इससे भी बड़े ऊपर चले जाओ तो हो सकता है तुम बोलो कि एशिया, जो हमारा कॉन्टिनेंट है, एशिया की अर्थव्यवस्था। या फिर तुम बोल सकते हो कि सर क्या विश्व की अर्थव्यवस्था को भी बोल सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल बोल सकते हो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था या फिर ग्लोबल इकोनॉमी, हाउ इज द ग्लोबल इकोनॉमी परफॉर्मिंग। तो वो भी हम किस में बोल सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमी का वो कंसर्न रहेगा, मे बी एट द लेवल ऑफ द स्टेट, एट द लेवल ऑफ द कंट्री, और एट द लेवल ऑफ द रीजन। रीजन के तौर पे एग्जांपल ले सकते हो एशिया, या दूसरा एग्जांपल जैसे आजकल बोलते हैं कि यूरोप की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा नहीं कर पा रही है। जो तुम्हारा रशिया यूक्रेन है ना, भिड़ रहे हैं ना वो, उधर पुतिन साहब है और उधर हमारे वो जेलेंस्की भाई साहब है, कि मिस्टर पुतिन एंड मिस्टर जेलेंस्की दे हैव लॉक्ड हॉर्न्स विद ईच अदर। सो दैट बेसिकली इज हैविंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द इकोनॉमी ऑफ यूरोप, राइट। तो ये हो जाएगा तुम्हारा रीजन। इसके बाद इट कैन बी ग्लोबल, के पूरे दुनिया के लेवल पे वैश्विक अर्थव्यवस्था और दी ग्लोबल इकोनॉमी। तो ये सारा कंसर्न किसका है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। दिस इज द कंसर्न ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ बिल्कुल, अर्थ की अर्थव्यवस्था अर्थ की अर्थव्यवस्था पूरे प्लैनेट की। हाँ ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन रीजन, यस डेफिनेटली साउथ ईस्ट एशियन रीजन। हाँ सर, जैसे एक पर्सन इनकम माइक्रो, फैमिली मैक्रो। हाँ ठीक है सचिन, इस तरीके से समझ सकते हो, लेकिन कंफ्यूज मत होना, एक फैमिली को भी हम माइक्रो में ही मानेंगे, ठीक है। एक परिवार, या मान लो एक बिजनेस हाउस, या एक सिर्फ एक तरीके की इंडस्ट्री, या मान लो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर, या सिर्फ और सिर्फ मान लो सर्विस सेक्टर, या सिर्फ और सिर्फ किसी एक प्रकार का बिजनेस, वो सब माइक्रो में आ जाएगा। मैक्रो में तो भाई पूरी अर्थव्यवस्था आएगी, उसमें तुम्हारा किसानी, खेती, कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, साथ साथ सर्विस सेक्टर, सब कुछ उसमें हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ सुजुकी, वर्कर्स ऑफ सुजुकी एंड गुड, सर ये क्या होगा भाई? माइक्रो 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 यार, तुम खुद देखो ना, एक सिर्फ हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक कंपनी की। अगर एक कंपनी पे चले जा रहे हो तो फिर माइक्रो, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, हर एक इंडिविजुअल कंपनी माइक्रो में आएगी, ठीक है। चलो अब आ जाओ इसके ऊपर कि मैक्रो में हमने क्या देखा? ब्रॉडर या फिर लार्जर पर्सपेक्टिव एट द लेवल ऑफ द स्टेट, कंट्री, रीजन एंड इवन द वर्ल्ड, ठीक है। एंड यहां पे कंसर्न किसका है कि ये जो कंट्री है, जैसे मान लो इंडिया, तो अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसर्न ये रहेगा कि इंडिया जो है उसकी इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए क्या चीजें बेटर रहेंगी। या इस तरीके से सोच सकते हो कि भारत की अर्थव्यवस्था को और ऊपर कैसे लेके जाया जा सके, हाउ कैन वी इंप्रूव द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, वो कंसर्न रहेगा मैक्रो का, कि भारत की अर्थव्यवस्था को और अच्छा कैसे बनाया जाए। और उसमें ये बात करेगा कि पूरे के पूरे समाज की बेहतरी के लिए हमें कैसे और अच्छा करना है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द ओवरऑल सोसाइटी, ठीक है, ताकि हम गरीबी कम कर सकें, पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकें, हंगर को रिड्यूस कर सकें, भूखमरी को कम कर सकें, हम अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को कम कर सकें, हम इनकम को इंक्रीज कर सकें, है ना, हम ग्रोथ को इंक्रीज कर सकें इस तरीके से। साथ ही साथ हम इक्वालिटी को इंक्रीज कर सकें कि लोगों के बीच में आर्थिक रूप से असमानता ना हो। There should not be economic inequality between different sections of the society or different people who are a part of the Indian society। के भारतीय समाज और या फिर कह लो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो लोग हैं उनके बीच में आर्थिक रूप से असमानता कम हो, समानता ज्यादा हो। और साथ ही साथ शिवम ने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला है कि बिल्कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, यूनाइटेड नेशन के SDGs, इनको भी हम इंप्रूव या फिर इनको भी अचीव करने के लिए काम करें। तो that definitely is going to be the concern of macroeconomics। मैक्रोइकोनॉमिक्स का वो सारा कुछ कंसर्न रहने वाला है, ठीक है। अब इन्हीं पॉइंट्स को फटाफट एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया है मैक्रो एंड माइक्रो के लिए। तो देखो, माइक्रो में हम बोल रहे हैं इंडिविजुअल से कंसर्न है, मैक्रो में पूरी अर्थव्यवस्था से कंसर्न है।
फिर कंसर्न यहां पे माइक्रो का आउटपुट एंड प्राइस फॉर एन इंडिविजुअल फर्म, कि जैसे फॉर एग्जांपल मे बी टाटा ग्रुप या टाटा मोटर्स, या फिर हो सकता है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, है ना, या कोई भी और कंपनी, पतंजलि, राइट। मैक्रो में एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। देखो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है एग्रीगेट का सिंपल सा मतलब होता है टोटल, कि आपकी अर्थव्यवस्था में टोटल आप कितनी प्रोडक्शन कर रहे हो, कितना आउटपुट निकाल के दे रहे हो। और साथ साथ जनरल प्राइस लेवल जो है, मतलब कि बाजार में चीजें जो है वो किस हिसाब से चल रही हैं, महंगी चल रही हैं, सस्ती चल रही हैं, दाम बहुत ज्यादा बढ़ तो नहीं रहे। अगर दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो उससे नुकसान क्या है, आम आदमी की जो जेब है या जो आम इंसान की जेब है उसके उस पर खर्चा बहुत ज्यादा पड़ना शुरू हो जाएगा। सो दैट विल कॉज हार्डशिप्स टू द पीपल ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो वो सारा कुछ किसका कंसर्न है, मैक्रो का कंसर्न है, राइट। क्योंकि देखो याद करो बात की थी ना हमने कि ओवरऑल सोसाइटी और ओवरऑल इकोनॉमी के वेलफेयर से कंसर्न्ड है मैक्रो, राइट। हेंस इट इज द कंसर्न ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन फोकस माइक्रो का है मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल गेन। मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल गेन का मतलब हुआ कि भाई जो भी इंडिविजुअल पर्सन है या इंडिविजुअल कंपनी है, फर्म है, उसके गेन को हम मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। मैक्रो का कंसर्न है कि सोशल वेलफेयर को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, अर्थव्यवस्था को कैसे मैक्सिमाइज जो है वो किया जाए। ठीक है, और लास्टली स्कोप माइक्रो का, जैसे मैंने आपसे वार्तालाप किया कि माइक्रो का स्कोप जो है वो संकीर्ण है, नैरो है। मैक्रो का स्कोप जो है वो बहुत ज्यादा वाइड है, बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है जी, सो ये डिस्टिंक्शन रहेगी बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, बनी पॉवर्टी वाला चैप्टर जब डिस्कस करेंगे ना तो बच्चे उसके बारे में तब डिटेल में बात करेंगे, ये पॉवर्टी वाली समस्या के बारे में तब बात करेंगे। अभी के लिए तुम्हें रुकना पड़ेगा। अभी के लिए मुझे इतना बताओ, मैक्रो एंड माइक्रो के बीच में डिस्टिंक्शन समझ में आई है ना। हाँ, मैक्रो इकोनॉमी एज अ होल, एब्सोल्युटली आयुष चौधरी, डेफिनेटली। थम्स अप दो एक बार कमेंट बॉक्स में, जल्दी से मुझे कंफर्म करो कि इतना यहां तक समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब देखो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर हमारे लिए मैक्रो या माइक्रो दोनों इंपॉर्टेंट है क्या पेपर के लिए। तो देखो भाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स तो जो है दैट इज ऑफ डायरेक्ट कंसर्न टू यू पीपल, कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सीधा सीधा तुम्हारा इसके साथ ताल्लुक रहने वाला है। तुम्हारा सीधा ताल्लुक क्यों रहने वाला है, क्योंकि कल को तुम पब्लिक सर्विसेज का हिस्सा बनना चाहते हो। पब्लिक सर्विसेज का तुम अगर हिस्सा बनना चाहते हो तो देश की अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है, गरीबी बढ़ रही है, घट रही है, भुखमरी है, रोजगार है, मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, नहीं है, तो भाई वो सारा कुछ जो है ना, वो सारा कुछ तुम्हारा भी कंसर्न रहेगा, क्योंकि तुम कल को एक पब्लिक सर्वेंट होने वाले हो, पब्लिक सर्विसेज का पार्ट होने वाले हो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स तुम्हारे लिए डायरेक्ट कंसर्न का है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स समझने के लिए तुम्हारी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मुझे बिल्ड करनी पड़ेगी माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी। ठीक है, कि मैं तुम्हारी ये जहां पे भी हमें कॉन्सेप्ट्स चाहिए ना, तुम्हें खुद कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है इसमें। माइक्रो में ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है। ठीक है, तो इसके लिए जिम्मेदारी मेरी है, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, है मेरी जिम्मेवारी है और ये मेरी गारंटी है कि ये यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग तुम्हें चाहिए वो सारा कुछ जो है मैं अपनी तरफ से ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें समझ में आ जाए, तुम्हें क्लियर हो जाए एंड तुम ये मैक्रो को समझ पाओ, क्योंकि दोनों आपस में इंटररिलेटेड हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। लेकिन हमें इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का पेपर नहीं देना है ना, हम इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए पेपर की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल पेपर की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो है हम जहां जहां कंसेप्ट चाहिए होगा मैं वहां वहां से कंसेप्ट उठा लूंगा माइक्रो के और तुम्हें समझा दूंगा, ताकि तुम्हारी मैक्रो की और मैक्रो की दोनों की तैयारी यहां पे इंटीग्रेटेड हो जाए। ठीक है, अब सवाल एक बीच में मैं 2 मिनट के लिए एड्रेस कर देता हूं। कुछ लोग पूछ रहे थे सर किताब बता दो, तो भाई ऐसा है कि किताब तुम्हारी एनसीईआरटी पढ़ लो, एक तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिपीट कर देता हूं, एक एनसीईआरटी पढ़ लो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरी एनसीईआरटी पढ़ लो मैक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी तुम मत पढ़ना, माइक्रो तुम्हारा जहां जहां चाहिए होगा मैं बीच में समझा दूंगा। खुद से एनसीईआरटी पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करना, टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, समझ में शायद चीजें नहीं आएंगी, जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनको दिक्कत होने की चांसेस हो सकते हैं वहां पे, तो खुद से सिरदर्दी मत लेना। 2 एनसीईआरटी उठा लो, एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, हाँ हाँ वो सब समझा दूंगा भाई, नीर रीर सब सब सब, सब समझा दूंगा, डोंट वरी भाई। इंडिया तो ओवरऑल, इंडिया जो है
हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सफिशिएंट है, लेकिन जो बच्चे पूछ रहे थे ना कि भाई बुक्स अगर हम रेफर करना चाहें तो उनके लिए कह रहा था। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इसमें एपीएससी भी कवर्ड है पूरा। ठीक है, चलो सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, बहुत हो गया, अब बात करते हैं आगे। ये हो गया हमारा मैक्रो एंड माइक्रो। अब देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसकी शुरुआत कहां से हो रही है, कि पहले जो है ये क्या होता था कि इकोनॉमिक्स जो है एज अ फील्ड एक ही ब्रांच मानी जाती थी, और हम मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स को दो अलग अलग ब्रांचेस के तौर पे नहीं देखते थे। अब दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये हुई कि दुनिया में एक 1929-1930 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया जिसको बोलते हैं द ग्रेट डिप्रेशन। अब इसकी वजह से दुनिया भर के देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं थी वो चरमरा गई। द इकोनॉमी एट द वर्ल्ड लेवल इट कोलैप्स्ड, इसमें मंदी आई बहुत ज्यादा। ठीक है, लोगों की नौकरियां गई, ग्रोथ कम हो गई, आर्थिक जो है वो विकास नहीं हो पा रहा था। अब इसके चक्कर में दिक्कत क्या हुई कि कुछ जो अर्थशास्त्री थे, जिनमें ये भाई साहब जिन्होंने एक बड़ा मेजर रोल प्ले किया, जॉन मेनार्ड कीन्स, राइट, तो यहां पे हुआ क्या कि अब बात होनी शुरू हुई कि क्या इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है इकोनॉमी के पीछे, इस इकोनॉमिक्स को हमें दो लेवल्स पे देखना चाहिए, जो हमने अभी डिस्टिंक्शन की है किसकी, माइक्रो की और मैक्रो की। तो ये डिस्टिंक्शन जो है इसके बाद ही निकल के आई कि ब्रॉड लेवल पे देखने की जरूरत है, कि हम जो है संकीर्ण रूप से क्या देख रहे हैं, संकीर्ण रूप से हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्री, एक कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। हमने ये नहीं देखा कि देश या फिर पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था जो है वो कैसे परफॉर्म कर रही है। और उसके चलते हमें ये मंदी जो है उससे निपटने में बहुत दिक्कत आनी शुरू हो गई। और इसका नतीजा क्या निकला, कि इसका नतीजा ये निकला कि इससे जन्म हुआ किसका, कि इकोनॉमिक्स के अंदर दो सेपरेट ब्रांचेस जो हैं अब देखी जाने लगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है कि दोनों के बीच में डिफरेंस, अंतर जो है वो क्या होता है। अब तुम सोच रहे होगे कि सिर्फ ये हुआ कैसे, कि ये ऐसे हुआ कि एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स निकल के आ रही है जॉन मेनार्ड कीन्स की कंट्रीब्यूशन की वजह से, जो एक ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे। 1936 में इन्होंने एक किताब जो है पब्लिश करी, ही पब्लिश्ड वन ऑफ हिज बुक्स, दिस बुक वाज टाइटल्ड द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। कि ये किताब जो है इसमें कीन्स ने पहली दफा दुनिया को डिटेल में इस चीज को समझाया, तरीके से इस चीज को समझाया कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में क्या अंतर होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमारा क्या समझ, हमारी समझ क्या है और ये क्यों जरूरी है। स्पेशली 1929-1930 का जो ग्रेट डिप्रेशन रहा है उसके जो इफेक्ट्स देखने को मिले, उससे जो हमें संकट से निकलने में समय लग गया, उन सब चीजों को डिटेल में बात की किसने, जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपनी किताब जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। अब ये एक पहला कह लो इंस्टेंस था जहां पे दुनिया को ये मालूम चला कि मैक्रो और माइक्रो नाम की दो चीजें एग्जिस्ट कर सकती हैं विद इन इकोनॉमिक्स, एंड साथ ही साथ जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका क्या कंसर्न है। ठीक है, और इसकी वजह से मैक्रो इकोनॉमिक्स निकल के आई एज अ ब्रांच विद इन इकोनॉमिक्स which studies how an overall economy, the market systems that operate on a large scale they behave, कि ओवरऑल पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में, भारत के संदर्भ में या मान लीजिए विश्व के संदर्भ में, किस तरीके से ये अर्थव्यवस्था हमारी बिहेव करती है, कैसे परफॉर्म करती है, कैसे इसमें मंदी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं या फिर इसमें मंदी नहीं होती, इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। तो यहां से क्या कह लीजिए कि निजात दिलाने की कोशिश करी कीन्स ने उन सभी समस्याओं को जो अभी तक हमें वैश्विक अर्थव्यवस्था में देखने को मिल रही थी। ठीक है भाई, ऐसा नहीं होता, कुछ मैं पढ़ रहा हूं यहाँ पे कमेंट्स के बीच बीच में जो है, ऐसा नहीं होता कि कंट्रीज जो है वो अलग से फॉलो करती हैं। ठीक है, अलग से फॉलो नहीं करती कंपनीज, मैक्रो और माइक्रो एक साथ ही चलता है। माइक्रो जो है और मैक्रो जो है आपस में इंटर रिलेटेड है, समझ रहे हो इस बात को, तो एक साथ ही चलता है। भारत जो है वो ओवरऑल अर्थव्यवस्था को बढ़िया रूप से चलाने के लिए माइक्रो के कॉन्सेप्ट्स भी यूज करते हैं हम लोग, और उसी बेसिस पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसर्न जो कि है पूरे देश की अर्थव्यवस्था को और आगे तरक्की के रास्ते पे लेके जाना और जो है उसको विकास के पथ पे अग्रसर करना, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर अब बढ़ते हैं
इसी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स को आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ डेफिनेटली यहां से पॉपुलराइज हुई टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ भाई हाँ, माइक्रो माइक्रो में आएगा, ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल इंडिविजुअल सेक्टर माइक्रो में आएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं अगले इसी डिस्कशन में कॉन्सेप्ट पे, जिसमें हम बोल रहे हैं 4 इकोनॉमिक एजेंट्स। अब हम आगे बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स डिस्कसिंग मूविंग फ्रॉम बेसिक्स। अब बेसिक्स से बढ़ के आगे थोड़ा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले टॉपिक में एंटर करना स्टार्ट कर रहे हैं, और उसी के लिए मैं अब जो है ये स्टार्ट करूंगा कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना, कुछ कुछ टर्म्स को डिस्कस करना। तो अब तुम कमेंट जो है करना बंद करो और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। ठीक है, कमेंट करना बंद करो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। यस, जेएम कीन्स इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब कमेंट करना बंद करो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। यस, दिस कोर्स इज गोइंग टू बी इनफ फॉर ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओ एंड एओ। अब देखो इकोनॉमिक एजेंट से क्या मतलब होता है। एक आर्थिक एजेंट या इकोनॉमिक एजेंट से हमारा संबंध ये है कि हम देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसी एंटिटी हो सकती है जो क्या कर रही है, दैट इज इन्वॉल्व इन एनी इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। कि वो व्यक्ति हो सकता है, वो फर्म हो सकती है, वो तुम लोग खुद भी हो सकते हो, जो किसी रूप से कोई आर्थिक रूप से कोई भी एक डिसीजन जो है वो ले रहे हैं। अब देखो एनी इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है, मैंने ये लिखा है यहां पे। इसका अर्थ ये हुआ, अगर मान लो आप एक इंडिविजुअल खुद, जितने लोग भी देख रहे हो भी, सभी लोग जो है जब सुबह उठते हैं और उठने से लेकर रात तक जब सोते हैं, तुम अलग अलग तरीके के काम करते हो, जिसमें हो सकता है तुम चाहे उस चीज को समझो, सोचो या ना सोचो, लेकिन तुम कुछ अलग अलग तरीके के इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हो। कैसे इकोनॉमिक डिसीजन लेते हो? जैसे मान लो तुम्हें लग रहा है कि यार आज ना सोना जो है दिख रहा है कि ऊपर महंगा होता जा रहा है, तो कल और महंगा हो जाएगा। आज शायद सोना जो है वो मुझे 50,000 रुपए तोला मिल रहा है, कल 60,000 रुपए तोला हो जाएगा, तो मैं आज ही खरीद लूं और कल जब महंगा होगा फिर बेच दूंगा। कि अभी 50-55 हजार या 60,000 रुपए तोला चल रहा है, मैं उसको अभी खरीद लूं और उसके बाद जो है बेच दूंगा जब वो 60-65 हजार रुपए तोला हो जाएगा। तो इसमें तुमने क्या किया, तुमने एक इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो लिया। या एक और इससे सिंपल एक चीज, एक सिंपल एग्जांपल ले लो कि शायद चलो तुम लोग सब लोग जो है गोल्ड नहीं खरीद रहे हो, बट मे बी यू आर परचेजिंग मेनी डिफरेंट अदर प्रोडक्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्रेड का पैकेट, या फिर एक मिल्क का पैकेट, एक दूध का पैकेट, राइट। तो जब तुम ये एक इंडिविजुअल, मतलब कि तुम एक इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल क्या कर रहा है, कुछ इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो ले रहा है। अब जब वो इकोनॉमिक डिसीजन ले रहा है तो हम उसको बोल रहे हैं वो किस तरीके से एक्ट कर रहा है, एज एन इकोनॉमिक एजेंट। अब वो इकोनॉमिक डिसीजन कैसे ले रहा है, मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि हो सकता है तुम पैसा अपना बैंक में निवेश कर दो, या तुम पैसा अपना शेयर मार्केट में लगा दो, या तुम अपने पैसे से हो सकता है कुछ सामान खरीद लो। जब तुम सामान खरीद रहे हो तो तुम किसके लिए डिमांड क्रिएट कर रहे हो, कि तुमने अगर मान लो एक मिल्क का पैकेट खरीदा, तो सामने से किसी कंपनी ने मिल्क का पैकेट बना के बेचा तुम्हें, तो तुमने उस कंपनी के लिए क्या किया, डिमांड क्रिएट कर दी कि अच्छा एक अगर दूध का पैकेट इस एक विक्रेता ने, इस एक कंज्यूमर ने, मान लो इस एक ग्राहक ने खरीदा है, तो मुझे सामने से कंपनी को प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा। तो हम बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल जो है वो ऐसे कई सारे इंडिविजुअल हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर। ये तो चलो मैंने तुम्हारा सिंपल एक एग्जांपल दिया, लेकिन अगर तुम्हारे साथ और तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, सब लोग, माता पिता है ना, भाई बहन वो भी रह रहे हैं, तो वो क्या है, तुम इंडिविजुअल्स मिला के एक हाउस होल्ड हो। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल्स मिला के क्या है, दे आर अ हाउस होल्ड। ठीक है, इसी के साथ साथ देखो, अब ये तो एक इंडिविजुअल है, लेकिन तुम अगर बाजार ब्रेड का पैकेट खरीदने गए थे, तो भाई किसी ने पीछे से ब्रेड बनाई भी तो होगी, दैट वुड हैव दैट ब्रेड वुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय समबडी आल्सो। तो उसमें हम क्या बोल रहे हैं, दैट देयर आर गोइंग टू बी फर्म्स आल्सो, कि कुछ फर्म्स जो हैं वो भी होंगी उसके अंदर। ठीक है, तो ये फर्म्स भी जो हैं ये भी कुछ इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हैं,
ये भी कुछ इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है। कैसे इन्वॉल्व है कि ये भी जो उत्पादन कर रही हैं सोच समझ के कर रही हैं, कुछ उसके अंदर डिसीजन मेकिंग जारी है कि अच्छा यार आज ना डिमांड बढ़ रही है, ऐसे देखने को मिल रहा है कि लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, शायद हो सकता है मान लो रागी ज्वार बाजरा के अभी चावल और गेहूं उतनी नहीं खा रहे, व्हीट एंड राइस उतना कंज्यूम नहीं कर रहे, बट मे बी दे वांट मोर ऑफ मिलेट्स, दे वांट टू कंज्यूम मोर ज्वार रागी बाजरा एटसेट्रा। तो फिर इसकी प्रोडक्शन बढ़ा दो, इसका उत्पादन बढ़ा दो, इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी संख्या बढ़ा दो, कि इसका आटा हो गया एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी सारी चीजें हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, श्री अन्न, शिवम ने अच्छी बात बोली, श्री अन्न, राइट, जो हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बजट में बात करी श्री अन्न के नाम से। तो उससे हिसाब से कंपनीज क्या करेंगी, वो भी कुछ इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व रहेंगी। इसके साथ साथ देखो हमारे पास जो है फर्म्स के साथ साथ हमारे पास और कौन है, गवर्नमेंट, कि सरकार जो है वो भी डिसीजन लेती है। कि भाई सरकार क्या डिसीजन लेती है, सरकार पहली बात तो रूल्स रेगुलेशंस को तय करती है। रूल्स हो गए, रेगुलेशंस हो गए, या फिर तुम्हारे लॉज हो गए, तुम्हारे कानून हो गए, जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को रेगुलेट करेंगे, पूरी की पूरी इकोनॉमी को हमारी रेगुलेट करेंगे। ठीक है, तो दैट इज के यहां पे सरकारें जो हैं वो भी कुछ इकोनॉमिक डिसीजन ले रही हैं। अच्छा एक बात और देखो, यहां पे एक बात और समझो, सरकार दो तरीके से इन्वॉल्व हो रही है इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में, आर्थिक रूप से फैसले लेने में सरकार का दो तरीके से जो है उसमें योगदान है या उसमें हिस्सेदारी है। पहला तो है जब सरकार रूल्स लॉज पॉलिसीज फ्रेम कर रही है कि तुम्हारे ऊपर कितना टैक्स लगेगा, टैक्स कौन तय कर रहा है, तुम्हारे ऊपर टैक्स जितना लग रहा है वो कौन तय कर रहा है, सरकार ही तो तय कर रही है। कि अगर मान लो तुम्हारी 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है, लेकिन सरकार उसके ऊपर तुमसे आयकर इनकम टैक्स 10% वसूल रही है, तो तुम्हारे हाथ में आएगा सिर्फ 90,000। तो वो तय किसने किया, सरकार ने तय किया। तो एक तो उस तरीके से सरकार जो है इन्वॉल्व हो रही है इकोनॉमिक एजेंट के रूप में। दूसरा जो है देखो सरकार इन्वॉल्व हो रही है जब सरकार खुद भी कुछ सामान मान लो परचेज कर रही है, या कुछ सामान खुद भी बेच रही है, खुद सेल कर रही है या खुद परचेज कर रही है। ठीक है, यस एग्जैक्टली, यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, हाँ बिल्कुल, फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी, बिल्कुल ठीक है। तो वो सारा कुछ कौन कर रहा है, वो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में कौन इन्वॉल्व है, इट इज द गवर्नमेंट। अब इसके साथ साथ हमारे पास हो सकता है कि बाकी दुनिया के अलग अलग देश हो, या फिर हम बोल देते हैं कि बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी बची हुई दुनिया, या फिर हम बोल देते हैं कि जो भी एक्सटर्नल सेक्टर है वो उसमें हो सकता है। ठीक है जी, कि यहां पे हम देख रहे हैं कि दुनिया के साथ, जैसे मान लो तुम, अब हम भी तो बहुत सारा आयात और निर्यात करते हैं। हम आयात यानी इंपोर्ट, निर्यात यानी एक्सपोर्ट, है ना, ऐसे ही है ना। थोड़ी मेरी हिंदी सुधार देना यार तुम लोग, या फिर इंग्लिश सुधार देना ठीक है, कि वी ऑल्सो इंपोर्ट, जैसे क्या इंपोर्ट कर रहे हैं हम, क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहे हैं। व्हाट आर वी एक्सपोर्टिंग, हम रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कि हम कच्चा तेल मंगा के उसकी प्रोसेसिंग वगैरह करके और यहां से फिर बाहर जो है प्रोसेस्ड करके उसको बेच दे रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम भारत जो है, इंडिया जो है, वो बाकी बची हुई दुनिया के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसके साथ भी जुड़ा हुआ है आर्थिक रूप से। तो हम देख रहे हैं कि ये इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी अपना रोल प्ले करते हैं। कैसे रोल प्ले करते हैं, कि भाई अगर मान लो कच्चा तेल हम खरीदते हैं उनसे, वी आर इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल, वी आर परचेजिंग क्रूड ऑयल, तो अगर उसके प्राइस ऊपर हो गए या उसकी प्रोडक्शन थोड़ी कम कर दी उन्होंने, तो उसका हमारे ऊपर असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अगर उन्होंने सप्लाई थोड़ी कम कर दी तो दाम बढ़ जाएंगे, और उसकी वजह से हमें देखने को मिलेगा कि हमारे ऊपर जो है इंपोर्ट का खर्चा बढ़ गया। हम जो आयात कर रहे थे उसका हमारे लिए अब प्राइस जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, सो दैट इज हाउ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल ऑल्सो एक्ट एज एन इकोनॉमिक एजेंट। तो हमने यहां पे क्या देखा कि हमारे पास जो है ये सब लोग अवेलेबल हैं। एक तो है हाउस होल्ड, दैट इज पीपल लिविंग अंडर वन रूफ, दे डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड रिसोर्सेज, वो संसाधन भी हमें मुहैया कराते हैं। इसके साथ साथ फर्म्स हैं, इंडस्ट्री है, जिसको हम बोल रहे हैं इकोनॉमिक यूनिट्स फॉर्म्ड बाय प्रॉफिट सीकिंग एंटरप्रेन्योर्स, कि ये वो लोग हैं जो निवेश करके पैसा लगा रहे हैं और इनको क्या करना है, मुनाफा कमाना है, प्रॉफिट्स कमाने हैं। देन
गवर्नमेंट है, सरकारें हैं, चाहे हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करें जैसे आप लोग भी बता रहे थे मुझे, या फिर हम स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, संघ की सरकार की बात करें, या फिर हम राज्य सरकार की बात करें, तो ये क्या करेंगे, रूल्स को एनफोर्स करेंगे, टैक्सेस को लगाएंगे, पब्लिक गुड्स को मुहैया करवाएंगे, और उसके साथ साथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी बची हुई दुनिया जिसके साथ हम निर्यात और आयात में जुड़े हुए हैं, कि वहां से वो कुछ निवेश आ रहा है। हाँ बिल्कुल, अजय परमार बोल रहे हैं एफडीआई एफपीआई, बिल्कुल जी, ठीक है, तो वो भी आप यहां पे बिल्कुल जोड़ सकते हो। फिर इसके साथ देखो, अब चार ही हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कि ये चार तो हो गए हमारे पास इकोनॉमिक एजेंट। अब देखो हम बढ़ रहे हैं आगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। अब ये क्या चीज है, हाँ आते हैं उस पर साहिल, कि ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, दे आर इन्वॉल्व इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस, कि जो भी उत्पादन हो रहा है उसमें ये चार फैक्टर्स जो हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं, वो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अब तुम्हारा आ जाएगा जो तुम मुझसे पूछ रहे थे, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, हमारे पास लैंड, लेबर, एंटरप्राइज और कैपिटल। तो एक एक करके इनको मैं डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज से हमारा क्या मतलब है। तो ये चार में से पहला, इसको मैं FOP करके डिनोट कर दूंगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, FOP। तो पहला FOP है हमारे पास लैंड। लैंड से मतलब होता है, एक तो चलो सिंपल, एक तो हो गया जमीन, लेकिन लैंड से हमारा मतलब है और भी कोई ऐसी संसाधन या कोई भी ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमें जमीन से या फिर नेचर से मिल रहे हैं, ठीक है। इस चीज को सुनो ध्यान से, बाकी सारा कुछ छोड़ो, अभी कमेंट करना बंद करो, पहले सुन लो कि एक तो हम बोल रहे हैं लैंड, जमीन, और जमीन से हमारा मतलब दो हैं। एक तो जमीन हो गई जो तुम्हें चाहिए, कि अगर मान लो तुम्हें कोई फैक्ट्री लगानी है तो उसके लिए भी तुम्हें जमीन चाहिए, या फिर मान लो तुम्हें खेती करनी है, तुम्हें किसानी करनी है, तो तुम्हें उसके लिए भी जमीन चाहिए। यू नीड लैंड फॉर एग्रीकल्चर ऑल्सो, फॉर क्रॉपिंग, फॉर फार्मिंग ऑल्सो, यू नीड लैंड फॉर सेटिंग अप और एस्टैब्लिशिंग एन इंडस्ट्री और फैक्ट्री ऑल्सो, राइट। और मे बी इवन इन द सर्विसेज सेक्टर के, तुम्हें मान लो एक स्कूल खोलना है, तुम्हें एक अस्पताल खोलना है, उसके लिए भी तुम्हें जमीन चाहिए। तो एक तो मतलब है लैंड का लिटरल सेंस में, कि उसका जो शाब्दिक अर्थ है, जो उसका लिटरल मीनिंग है। दूसरा इसका मतलब है कि लैंड से जो भी हम रिसोर्सेज डिराइव कर सकते हैं, क्या रिसोर्सेज डिराइव कर सकते हैं, जैसे मान लो वुड, या फिर मान लो टिम्बर, है ना, जो हम लकड़ियां ले आते हैं, या फिर मान लो जो हम मिनरल्स की बात करते हैं, जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, है ना, वो सारा कुछ क्या है, वो सारा कुछ जो है हम लैंड से ही निकाल के लेके आ रहे हैं, नेचर से ही निकाल के लेके आ रहे हैं। तो वो सारा कुछ किस में आएगा, वो सारा कुछ आएगा पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, जिसको हम बोल रहे हैं लैंड। हाँ बिल्कुल ठीक है, पानी, वाटर ऑल्सो। फिर दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अब देखो किसी भी उत्पादन के लिए, किसी भी प्रोडक्शन के लिए एक तो चाहिए जमीन, वो जमीन हमारे पास आ गई, उस जमीन से कुछ संसाधन चाहिए, वी नीड सर्टेन रिसोर्सेज फ्रॉम द लैंड, वो भी हमारे पास आ गए। अब इसके बाद हमें चाहिए कि यार लेबर, कुछ लोग भी चाहिए वहां पे काम करने के लिए। अब लेबर से अर्थ ये है कि यहां पे कुछ हमें ह्यूमन इनपुट चाहिए। ह्यूमन इनपुट से मतलब ये है कि वहां पे हो सकता है कोई व्यक्ति जो है आके अपनी लेबर कंट्रीब्यूट करे। वो मान लो अगर खेत में काम कर रहा है तो वो अपना क्या कर रहा है, योगदान दे रहा है उसमें, या फिर अगर वो फैक्ट्री में कोई वर्कर है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, या फिर जैसे मैं यहाँ पे लेबर दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो वो किसी भी तरीके से जो ह्यूमन इनपुट है वो उसमें हो सकती है, जो भी उसमें मानव गतिविधियां जो है उनका जो बीच में इन्वॉल्वमेंट है, लेबर जो है हम उसको बोल रहे हैं, दैट इज द सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, कि चलो ठीक है, अब ये लेबर तो हो गया, इसके साथ साथ अब हमें चाहिए कुछ फिजिकल कैपिटल, कुछ फाइनेंशियल कैपिटल, या कुछ मान लो टेक्नोलॉजिकल कैपिटल। कैपिटल में हम बोल सकते हैं कि अगर मुझे कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए, मुझे कुछ मशीन्स चाहिए, या मुझे कुछ मान लो फाइनेंशियल कैपिटल, मतलब कि मुझे कुछ पैसा चाहिए, मुझे कुछ मनी चाहिए, कि भाई
वो सारा कुछ काम करने के लिए मुझे कुछ मशीनरी चाहिए। अगर मान लो मैं एक फैक्ट्री लगाना चाह रहा हूं तो मुझे उसमें उत्पादन अगर करना है, इफ आई वांट टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री, आई वांट टू प्रोड्यूस समथिंग इन दैट फैक्ट्री, देन आई सर्टेनली वांट सर्टेन मशीन्स, आई वांट सर्टेन टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स, आई वांट सर्टेन टूल्स, इक्विपमेंट्स, एंड आई नीड सर्टेन मनी ऑल्सो। मुझे पैसा भी चाहिए वो सारा कुछ इकट्ठा करने के लिए। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं कि वो सारा कुछ आ जाएगा इन कैपिटल। दैट इज द थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो यहां पे कहानी थोड़ी सी अब घूमेगी। यहां पे कहानी कैसे घूमेगी कि ये लैंड, लेबर और कैपिटल, ये हो गए पहले तीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन मजेदार बात ये है कि ये तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये जो है पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दे कैन नॉट अरेंज देमसेल्व्स, they cannot arrange themselves to produce anything, to produce goods or services। देखो लैंड, लेबर और कैपिटल अपने आप जो हैं, अपने आप को एकत्रित करके, अपने आप को एक साथ लाके प्रोडक्शन प्रोसेस कैरी आउट नहीं कर सकते, उत्पादन नहीं कर सकते। इसीलिए जो चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उस पर तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कि ये चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब हमारे पास आ रहा है इसी वजह से फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, विच इज वन ऑफ द यू कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। चौथा जिसको हम बोल रहे हैं ऑर्गेनाइजर, या फिर हम जिसको बोल रहे हैं एंटरप्रेन्योर, PRENEUR, या फिर इसको हम दूसरे नाम से बोल देते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजर। अब ये देखो ये एंटरप्रेन्योर या फिर ये ऑर्गेनाइजर क्या कर रहा है भाई, ये ना इन बाकी तीन जो FOPs थे, FOPs क्या था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इन तीनों FOPs को अरेंज कर रहा है, इनको एक साथ लेके आ रहा है, या फिर कह लो इनको ऑर्गेनाइज कर रहा है। कैसे ऑर्गेनाइज कर रहा है कि मान लो उसके पास कुछ जमीन है, जमीन के साथ साथ वो क्या कर रहा है कि कुछ मान लो मशीनरी खरीद के ला रहा है, ठीक है, कि जैसे मान लो गत्ता बनाने की फैक्ट्री, या फिर वो जो तुम देखते होगे पैकेजिंग मटेरियल है ना, वो तुम Amazon, फ्लिपकार्ट से मंगाते रहते होगे ना, कि वहां पे तुम क्या कर रहे हो कि कुछ गत्ते के मटेरियल में देखते हो सामान आता है, तो वहां पे क्या हो रहा है कि वो तुमने मान लो मैं व्यक्ति हूं, मैंने एक फैक्ट्री लगानी है, उसमें मैंने एक मशीन खरीदी, पेपर मोल्डिंग मशीन, और मैं वहां पे कुछ रॉ मटेरियल उठा के ले आया, और साथ में मैंने वहां पे कुछ लोगों को हायर कर लिया। अब वो लोग जो है वहां पे उस मशीन पे काम करके मेरे लिए वहां वो पैकेजिंग मटेरियल बना रहे हैं। अब वो जो पैकेजिंग मटेरियल बना रहे हैं वो क्या है, वो सारा कुछ जो है अरेंज किसने किया है, मैंने अरेंज किया। पैसा किसने लगाया है, मैंने लगाया। आइडिया किसका था, मेरा था। आइडिया कहां से आया, वो आइडिया मैं लेके आया। क्या ऐसा कुछ काम जो है वो किया जा सकता है। तो अब क्या हो रहा है कि उस लैंड, लेबर और कैपिटल को अरेंज करने का काम कौन कर रहा है, एंटरप्रेन्योर या फिर ऑर्गेनाइजर, जो बाकी तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अरेंज कर रहा है। आइडिया उसका है, और साथ ही साथ देखो रिस्क भी इसी का है कि वो मान लो चलेगा, नहीं चलेगा, फेल हो जाएगा, वो सारा रिस्क भी किसका है, एंटरप्रेन्योर का या फिर ऑर्गेनाइजर का। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अब यहां पे हम देख रहे हैं कि चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, पहला लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर या फिर ऑर्गेनाइजर। ठीक है जी, आई होप इतनी बात समझ में आई है। ठीक है, तो फटाफट रिवाइज करते हैं। एक हमने क्या देखा, दैट वी हैव लैंड, मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन। देन वी हैव लेबर, दैट इज ह्यूमन इनपुट इनटू द प्रोडक्शन प्रोसेस। Then we have capital, that is goods used in the supply of products, example technology। और साथ में लास्ट में है entrepreneur, enterprise या फिर हमने बोला organizer, that is जो ऑर्गेनाइज कर रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, रिस्क ले रहा है और आइडिया साथ में लेके आ रहा है। तो हमारे पास हो गया लैंड, हमारे पास हो गया लेबर, हमारे पास हो गया कुछ मशीनरी, जैसे ये मान लो जेसीबी मशीन है ना, देखा होगा तुमने, और बुलडोजर बाबा के नाम से भी फेमस है ऐसे करके। और लास्ट में हमारे पास है ये एंटरप्रेन्योर या फिर ऑर्गेनाइजर जो आइडिया लेके आ रहा है। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आई कि दैट इज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
अब देखो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो है कुछ पैसा भी दिया जाएगा, ये फ्री में काम नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, शार्क टैंक ठीक है। अब देखो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ये फ्री में काम नहीं करेंगे, इनको कुछ पेमेंट जो है वो दी जाएगी। देखो यहां पे हो क्या रहा है कि जो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब कि जो हमारे पास जैसे यहां पे था लैंड, लेबर, कैपिटल एंड साथ में एंटरप्रेन्योर। ये सब लोग जो है हमने बात करी कि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं। इस चीज को ध्यान से सुनो, ये क्या कर रहे हैं, अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और इसके बदले में इनको कुछ फैक्टर पेमेंट भी दी जाएगी। ये फ्री में काम थोड़ा ना करेंगे, ये फ्री में काम नहीं करेंगे ना, इनको भी कुछ जो है, कुछ तो यार इंसेंटिव होना चाहिए ना, तो इनको क्या मिलेगी, फैक्टर पेमेंट। ठीक है, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि यहां से ना जो ये सेवा देंगे सामने, उसके लिए इनको कुछ पेमेंट जो है वो दी जाएगी। ठीक है, अब इसी चीज को समझते हैं कि वो सर्कुलर फ्लो कैसे घूमता है कि एक जगह से दूसरी जगह। अब देखो यहां पे हो क्या रहा है, एक तरफ है हाउस होल्ड्स, कि अभी सिर्फ जो है हम दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेके चलते हैं। एक मान लो एक तरफ हाउस होल्ड है और एक तरफ क्या है, फर्म्स हैं। कि इस तरफ है कुछ इंडिविजुअल्स जो इस हाउस होल्ड का पार्ट है, इस तरफ है कुछ फर्म्स जो क्या कर रही हैं, प्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व है। अब यहां पे देखो ये हाउस होल्ड, और इस तरफ से हम बोल रहे हैं कि कुछ फैक्टर सर्विसेज आ रही है। फैक्टर सर्विसेज कैसे आ रही हैं कि यहां पे इन्होंने मान लो लैंड थी, इस तरफ से फैक्टर पेमेंट आएगी, इस तरफ से इनको कुछ यहां पे पैसा दिया जाएगा उस काम को करने के लिए, सम मनी। तो लैंड को जो फैक्टर पेमेंट दी जाती है उसको बोलते हैं रेंट। ठीक है, साथ ही साथ लेबर को जो पेमेंट दी जाती है उसको बोलते हैं लेबर का वेज। कैपिटल को जो पेमेंट दी जाती है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट, एंड एंटरप्राइज या फिर एंटरप्रेन्योर या फिर ऑर्गेनाइजर को जो पैसा मिलता है, वो जो पैसा रखता है, उसको बोलते हैं उसका प्रॉफिट। अब देखो रिस्क इसका था, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि प्रॉफिट भी इसी का होगा, जो हमारा चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ जी, इतनी बात समझ में आ रही है? पहले मुझे इतना कंफर्म करो, उसके बाद भी बाकी सारी बातें बाद में करेंगे। हाँ, टू सेक्टर मॉडल बिल्कुल बोल सकते हैं। अभी पहले इतना समझ बताओ कि ये समझ में आया है कि ये किस तरीके से फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं। ये फैक्टर सर्विसेज देंगे तो इनको जो है पेमेंट जो है इधर से मिलेगी। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, फोर्थ फैक्टर को ह्यूमन कैपिटल, हाँ बोल सकते हैं ह्यूमन कैपिटल। देखो उसमें कंफ्यूज मत होना, ह्यूमन कैपिटल में मैं रिपीट कर देता हूं, देखो फटाफट रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या बोला, इसी डायग्राम को दोबारा यूज करके समझा देता हूं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर एक बार दोबारा बता दो। देखो इधर से हम बोल रहे थे कि कुछ फैक्टर सर्विसेज दी जा रही हैं। अब अगर मान लो मैं अपनी ह्यूमन लेबर दे रहा हूं, तो भाई कोई फ्री में थोड़ा देगा। या तुम अगर फैक्ट्री में जाके काम करोगे, या कल को मान लो तुम ईपीएफओ में ईओ लग जाते हो, या एओ लग जाते हो, या एपीएफसी की जॉब में लग जाते हो, तो भाई तुम फ्री में थोड़ी काम करोगे, सरकार से तुम तनख्वाह भी तो लोगे। और अगर सरकार ने तनख्वाह नहीं दी तो फिर देखो तुम कैसे प्रोटेस्ट करोगे। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि फैक्टर सर्विसेज के लिए फैक्टर पेमेंट मिलेंगी। तो उसमें हमने बोला कि लैंड को मिलता है रेंट, ठीक है, जमीन को। दूसरा, लेबर को मिलती है वेज या फिर पगार बोल लो। साथ ही साथ कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, और जो एंटरप्रेन्योर है, ऑर्गेनाइजर है, उसको मिलता है, वो रखता है अपने पास प्रॉफिट, या वो रखती है अपने पास प्रॉफिट। ठीक है, यही सिंपल सी बात कर रहे हैं। अब देखो यहां पे ये सर्कुलर फ्लो कैसे घूम रहा है, इस चीज को समझो। ये डायग्राम को बड़ा कर देते हैं, यहां ध्यान दो जरा, इस डायग्राम पे ध्यान दो थोड़ा सा। यहां पे अब क्या हो रहा है, एक तरफ है हमारे पास हाउस होल्ड, एक तरफ है हाउस होल्ड, दूसरी तरफ है हमारे पास फर्म्स। अब देखो जो ये हाउस होल्ड्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड कर रहे हैं। कैसे डिमांड कर रहे हैं? जैसे वो वाला एग्जांपल था कि जब मैंने कहा कि तुम जब सुबह उठ रहे हो और सुबह से लेकर शाम तक तुम क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ खरीद रहे हो। कैसे खरीद रहे हो कि चाहे सुबह ब्रेड खरीद ली, दूध का पैकेट खरीद लिया, या मान लो कुछ और जैम खरीद लिया, या कुछ भी खरीद लिया। ठीक है,
तो उसमें क्या कर रहे हो, तुम कुछ गुड्स को डिमांड कर रहे हो। तो तुम डिमांड कर रहे हो तो सामने से कोई ना कोई प्रोड्यूस भी तो करेगा, कोई फर्म उसमें उत्पादन भी तो करेगी। तो वो फर्म क्या कर रही है, तुम्हें सप्लाई कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन फ्री में थोड़ी दे देगी। तुम उसके लिए क्या कर रहे हो, कुछ खर्चा कर रहे हो, तुम कुछ मनी स्पेंड कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि हाउस होल्ड जो है वो कुछ डिमांड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, जो ये एरो आ रहा है यहां से उठ के इस तरफ ऐसे, और हाउस होल्ड जो है वो फिर बिल्कुल उसके लिए उनको पैसे भी दे रहे हैं, पे भी कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, चाय, ठीक है, चाय कॉफी कुछ भी। अब देखो दूसरी चीज, ये तो हो गया इतना हिस्सा ऊपर वाला। अब ये नीचे कैसे हो रहा है, एक बात बताओ, जो भी लोग फैक्ट्री में काम करते हैं या जो भी लोग जो हैं यूपीएससी के एपीएफसी की पोस्ट पे जाके काम करेंगे, वो किसी ना किसी घर से निकल के आएंगे। ठीक है, वो किसी ना किसी घर से निकल के आएंगे, किसी ना किसी हाउस होल्ड से निकल के आएंगे। इतनी बात कंफर्म करो कि अगर मान लो तुम कल को एपीएफसी में काम कर रहे हो या ईओ बन रहे हो, एओ बन रहे हो, तो तुम भी तो किसी हाउस होल्ड का हिस्सा हो, है ना। तो हाउस होल्ड का तुम लोग हिस्सा हो, तो हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं, अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे, चलो एक मिनट के लिए मान लो कि कोई प्राइवेट नौकरी करता है तुम में से, तो वो प्राइवेट नौकरी जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, फर्म में जाके, किसी फैक्ट्री में जाके, किसी कंपनी में जाके काम कर रहा है। क्या कर रहा है, अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहा है। जो फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, फर्म उसको क्या कर रही है, कुछ पैसा भी दे रही है। कि अगर मान लो तुमने यहां पे अपनी लेबर दी फैक्टर सर्विस, तो लेबर के बदले में तुम्हें यहां से फैक्ट्री ने, कंपनी ने पे भी किया। दैट इज कि तुम्हें यहां पे कुछ वेज दिया, उसने तुम्हें यहां पे कुछ वेज दिया। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इन्हीं हाउस होल्ड, इन्हीं घरों में से निकल के ना कुछ लोग आ रहे हैं, वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या हो सकता है, वो कोई कंपनी खुद चला रहा हो, खुद कंपनी चला रहा होगा, तो वो क्या होगा, एंटरप्रेन्योर होगा, ऑर्गेनाइजर होगा। ठीक है, और वो प्रॉफिट रखेगा। या अगर वो लेबर प्रोवाइड कर रहा है तो फिर उसको वेज मिलेगा। तो इस तरीके से ये देखो तुम, ये सारा पैसा, ये फर्म के पास, ये पैसा कहां से आया था, ये तुमने जो सामान खरीदा था उसके बदले में तुमने कुछ पैसा दिया था, जो फर्म के पास आया था। वो पैसा अल्टीमेटली घूम के कहां जाएगा, या तो वो जाएगा पैसा किसी लेबर को वेज देने में, या फिर किसी लैंड को रेंट देने में, या फिर किसी कैपिटल को इंटरेस्ट देने में, या फिर किसी एंटरप्रेन्योर के प्रॉफिट में। ठीक है, समझ गए। हाँ, तो वो क्या है, वो एक तरीके से साइकिल में घूमता रहेगा, ऐसे गोल गोल वो घूमेगा। ठीक है, सो ये हम क्या बोल रहे हैं कि ये इसके पास पैसा आया कहां से, जो इसने सामान बेचा, कस्टमर ने इसको पैसा दे दिया, ये हाउस होल्ड ने। उसके बाद जो फर्म के पास आ गया, मान लो 100 रुपए आ गए फर्म के पास। अब इस 100 रुपए में से हो सकता है वो 10 रुपए वेज दे दे, 20 रुपए वो लैंड का रेंट दे दे, बाकी हो सकता है इंटरेस्ट दे दे 30 रुपीज। कितना हो गया, 3, 5 और 1, 6, है ना। बच गया 40 रुपए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाँ 40 रुपए हो सकता है वो ऑर्गेनाइजर अपना प्रॉफिट रख ले, है ना। तो ये सारा कुछ क्या है, इस पैसे का हम देख रहे हैं कि एक साइकिल में ये पैसा ऐसे ऐसे गोल 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 घूमेगा। अब देखो तुम्हारे पास मान लो जो पगार आ गई, जो सैलरी आ गई, वो सैलरी तुम कहां लेके जाओगे, अपने घर, और उसी से फिर फर्दर तुम क्या करोगे, गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड करोगे, वापस खर्चा करके फर्म्स के पास पैसा पहुंच जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इसीलिए ये हम क्या बोल रहे हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ऐसे ये गोल 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 जो है पैसा घूम रहा है हमारी अर्थव्यवस्था में। ठीक है जी, चलो यहां से जो है फिर अब हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज जो है हम यहीं पे रुकते हैं। 2 सेक्टर मॉडल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स से हम फिर कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है इसकी टोपी उसके सर नहीं भाई, वो पैसा जो है ऐसे ही घूमता है अर्थव्यवस्था में। ठीक है, अच्छा जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, नोट्स जो है तुम्हें मिल जाएंगे टेलीग्राम पे ऊपर। ठीक है, जो भी जैसे भी तुम्हें बाकी नोट्स मिल रहे हैं वैसे ये नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, बस एक बार सेशन को लाइक कर दो दबा के, है ना। बस मेरे लिए मोटिवेशन उतना ही है, सेशन को लाइक कर दो जाते जाते, सबका लाइक होना जरूरी है। ठीक है, और शेयर कर दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। बाकी सब कुछ जो है बढ़िया है, मैं खुद तुम्हें बाकी सारी चीजें पर्सनली समझा ही दूंगा। ठीक है जी, चलिए, सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सब लोगों का। बाय बाय, टेक केयर, जय भारत, जय अखंड भारत।